बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। एक और बहुत बड़ा रिलीफ जो कि शरीफ ख़ानदान को मिला, आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ साहब को बरीयत मिल गई है मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से। ये वो केस है जो नवंबर 2020 के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम FIA ने लॉन्च किया था और उस वक्त एक बाकायदा तौर पर चार्जशीट बनाई गई और कहा गया तकरीबन 24 अरब रुपए के केसेस हैं और बार बार एक ही इल्ज़ाम दोहराया गया मनी लॉन्ड्रिंग का। बहसीत एक कानून के तालिब इल्म के और ये जानते हुए समझते हुए एक ही सवाल मैं उस वक्त भी उठाता था, हर जगह उठाता रहा और सवाल अपनी जगह मौजूद रहा और अदालत के अंदर भी बिलाखिर वही सवाल उठाया गया कि अगर आप किसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से प्रोसीड करेंगे और जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत प्रोसीड करेंगे तो फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा, यानी प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा। इस केस में FIA को साबित करना था कि जो पैसा जिसकी तरसील हुई, जिन अकाउंट्स की, जिन रेमिटेंसेस की बात की जाती है, क्या FIA ये साबित कर सकी इमरान खान साहब के दौर में, शहजाद अकबर साहब के ज़ेर इंतज़ाम, मरहूम डॉक्टर रिजवान साहब के ज़ेर इंतज़ाम, क्या ये साबित कर पाए कि जो पैसा इन्वॉल्व था वो चोरी का पैसा था, एक्सटॉर्शन मनी थी, करप्शन का पैसा था, किकबैक का पैसा था? क्या ऐसे कोई शवाहिद अदालत के अंदर जमा करवाए गए, को कॉन्क्रीट इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस रखा गया? जवाब नदारद। ये वो सवाल है जो कि बारहा अदालत के सामने उठाया भी गया और अदालत ने ये सवाल ख़ुद भी पूछा। और रही बात उस मामले की कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये बरीयत क्यों हुई और ये बरीयत के ऊपर फैसला कैसे आ गया। देखिए, फौजदारी कानून और फौजदारी जो ज़ाब्ता कानून है वो बड़ा क्लियर है कि आप दरख्वास्त दे सकते हैं, जो एक्यूज़ड है वो एक्विटल की दरख्वास्त दे सकता है किसी भी स्टेज के ऊपर ट्रायल के, और अदालत इस पर फैसला करती है। 265 के की एप्लीकेशन दी जाती है, अदालत फैसला करती है और अगर अदालत को रिकॉर्ड देख के ये लगे कि इस केस में कन्विक्शन का यानी सज़ा होने का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है और ना ही ये केस किसी जगह कल्मिनेट होता हुआ नज़र आ रहा है या इसमें कोई कन्विक्शन हो सकती है, तो अदालत किसी भी स्टेज के ऊपर ट्रायल के अंदर मुल्ज़मान को बरी कर सकती है। ये लिखी पड़ी बात है और हमारे बहुत से उस्ताद जो कि फौजदारी प्रैक्टिस करते हैं वो उनसे भी सीखा है, उन्होंने भी यही बताया और यही इस केस के अंदर भी हुआ। सवाल ये है कि ये केस बनाया गया, ये कितना पॉलिटिकली मोटिवेटेड था या नहीं था। इसके हवाले से फॉर्मर जो एडवाइज़र थे अकाउंटेबिलिटी के और इंटीरियर के जनाब शहजाद अकबर साहब वो क्या फरमाते रहे, शेख रशीद साहब क्या फरमाते, जनाब फवाद चौधरी साहब जो कि खुद एक वकील हैं वो क्या फरमाते रहे, जरा सुनिए। सबसे स्ट्रॉन्ग केस जो है शहबाज शरीफ और हमजा का ही है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज्यादा करप्ट है। इस पूरे जो 55 वॉल्यूम्स का जो रेफरेंस है 25,000 सफ़ात पे मुश्तमिल, इसमें 16 मुल्ज़मान नामजद किए गए हैं। शहबाज शरीफ साहब खुद हैं इसके जो कि सरबराह हैं इस पूरे रिंग के। यही इस चलान के मुताबिक शहबाज शरीफ जो चीफ मिनिस्टर रहे 2018 से लेकर 18 तक, उनके साहबजादे हमजा शहबाज और सलमान शहबाज, ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब पाए गए। 16 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इन्होंने तकरीबन 28 खुफिया बेनामी अकाउंट्स के थ्रू की। 17,000 जो ट्रांजैक्शंस हैं उनमें से एक एक ट्रांजैक्शन जो है उसको देखा गया और 16 अरब रुपया सिर्फ ये एक फैक्ट्री है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है शहबाज शरीफ साहब की और उनकी फैमिली की। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है शहबाज शरीफ के केस में जो कि हमें पता चली है। अब मामला अदालत में है, डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। अगर डे टू डे हियरिंग होगी तो आप देखेंगे कि नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ भी सजा से कतई तौर के ऊपर नहीं बच सकेंगे। ये तमाम शवाहिद जो हैं, ये 7 वॉल्यूम्स जो इस रेफरेंस का हिस्सा हैं, 4,300 से जायद सफ़ात हैं, उसके साथ मुंसलिक हैं और अदालत में दाखिल करा दी। जनवरी 2021 के अंदर साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब, जाहिर बात है तोपों के दहाने उनकी तरफ भी थे क्योंकि उन्होंने बहुत से गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार कर दिया था जनाब इमरान खान के। और वो चाहते थे, इमरान खान साहब चाहते थे कि ख्वाजा आसिफ साहब पर मुकदमा बने, मरीम नवाज शरीफ पे मुकदमात बनाए, FIA मुकदमे बनाए, लेकिन बशीर मेमन साहब ने मना कर दिया। फिर आरिफ नकवी साहब के हवाले से जो मामलात थे उस पर इमरान खान साहब बहुत बरहम थे और ये बात रिकॉर्ड के ऊपर है, इसके बहुत से शवाहिद भी मौजूद है, बहुत से गवाहान मौजूद हैं। उस वक्त यानी अपनी रिटायरमेंट के बाद जब बशीर मेमन साहब अपने ये केस के सिलसिले में लाहौर आए तो उनसे पूछा गया कि ये जो मामला है ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला शहबाज शरीफ साहब का या हमजा शहबाज शरीफ का, तो उसके अंदर
आपको क्या नजर आता है, कितनी जान नजर आती है? तो उन्होंने क्या बताया? आप लाहौर में जो केस कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग का, कहीं आप शहबाज शरीफ का तो नहीं कह रहे हैं? भाईजान इसी के केस की मैं बात कर रहा हूँ, साबित हो जाएगा। मैं अब देखे ना, मैं पुलिसमैन हूँ, मैंने 35 साल 30 साल इन्वेस्टिगेशन की है। ये केस मेरे सामने आया था और मुझे भी कहा गया था, मैंने कहा था बनता नहीं है ही नहीं। ये जनवरी 2022 के अंदर उन्होंने कहा कि ये साबित हो जाएगा। उस वक्त तो ना इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी, इमरान खान साहब उस वक्त बरसरे इक़्तिदार थे, बड़ी धड़ल्ले के साथ प्रोसिक्यूशन की गई, शहजाद अकबर साहब के ज़ेर इंतज़ाम था, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी शहजाद अकबर साहब की बहैसियत एडवाइज़र अकाउंटेबिलिटी। और ये बात बहुत से लोग जानते हैं कि उनका बड़ा इमरान खान साहब क्योंकि पर्सनली इन्वेस्टेड थे इस मामले के अंदर, और जो शहजाद अकबर साहब थे नेचुरली उनकी मजबूरी थी, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश थी कि किसी ना किसी तरह शहबाज शरीफ साहब को कन्विक्ट करवाया जाए, हमजा शहबाज शरीफ को इसमें कन्विक्ट कराया जाए। लेकिन सवाल एक ही था कि इस कानून के तहत क्या आप किसी को सज़ा दिलवा सकते हैं, और अगर दिलवानी है तो फिर आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स उस क्राइम के पूरे करने होंगे, जो कि मैं दोबारा कहूँगा कि वो आसान नहीं थे, और वो जब तक आप सामने नहीं लाएंगे तो सज़ा नहीं हो सकती मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। अब ये मामला इसी तरह चलता रहा। आज जब एक्विटल हो गया हमजा शहबाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का, तो इमरान खान साहब आज भी ये कहते हैं, और वो अपने शायद उस दुख का इजहार करते हैं, और वो कहते हैं बड़ा ओपन एंड शट केस था। क्या फरमा रहे, जरा सुनिएगा। शहबाज शरीफ का 16 अरब रुपए का ओपन एंड शट केस पकड़ा गया FIA में। केस था, 16 अरब रुपया नौकरों के नाम पे लगाकर फैमिली मेंबर्स को मिले, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं थी। ये तो केस जब चलता है खत्म, वो केस ही नहीं लगता था, फिर कमर में दर्द हो जाती थी, फिर बेंच टूट जाता था। सेटेड गवर्नमेंट में मैं कोशिश करता रहा, लेकिन उसको प्रोटेक्शन का हाथ था कहीं से, उसको बचाया हुआ था। यानी तासुर ये दिया गया कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर प्रोटेक्शन का हाथ था, कमाल प्रोटेक्शन का हाथ था कि वो जेलों में भी गए, फिर बाद में जब अदालती फैसले आए उनके बेल के हवाले से, तो उसमें फिर उन बेल ऑर्डर्स के अंदर क्या अदालत ने लिखा, ये एक अजीब बात थी, अजीब प्रोटेक्शन थी कि नैब के केस के अंदर हमजा शहबाज शरीफ 2 साल से भी ज़्यादा जेल के अंदर रही, अजीब प्रोटेक्शन थी। क्या मामला चल रहे हैं, इस पर भी बात होगी, और इमरान खान साहब ने आज अपने दौरे इक़्तिदार के हवाले से भी कुछ बातें की, उस पर भी बात होगी। लेकिन क्या ये तासुर अब जोर पकड़ रहा है कि ये हुकूमत आई, इसका बेसिक प्रोग्राम एक ही था कि अपने खिलाफ केसेस ख़त्म करवाए जाएँ, और इस हुकूमत को ताकतवर हलकों की जानिब से NRO मिल चुका है और अहम शख्सियात NRO ले रही हैं। क्या ये तासुर जोर पकड़ रहा है? अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, तर्जुमान है मरीम नवाज शरीफ साहबा के और मियां नवाज शरीफ साहब के। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। सलीम साफ़ी साहब, बड़े अरसे के बाद उन्होंने हमें अपना वक्त दिया, उनका वक्त बहुत कीमती होता है, मेहरबानी उन्होंने की, उन्होंने दे दिया, और उन्होंने ये भी बहुत हमारे ऊपर मेहरबानी की है कि वो अपने बहुत ही करीबी दोस्त आज इरशाद भट्टी साहब के साथ भी बैठे हुए हैं, और बड़े अरसे के बाद हमारी स्क्रीन के ऊपर आपको ये दोनों जो जहाँ दीदा शख्सियात हैं नज़र आ रही हैं। ज़ाहिर बात है इरशाद भट्टी साहब और सलीम साफ़ी साहब का जो आपस में जो बरादराना एक खुलूस और मोहब्बत है वो छुपाई नहीं छुपती, और अभी थोड़ी देर में आपको उसका नज़र भी आ जाएगा कि वो कितनी मोहब्बत है उनकी आपस में। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका भी, आप तशरीफ़ लाए। ज़रा ज़ुबैर साहब मैं और अमजद परवेज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं ज़रा उनसे कानूनी तौर पर भी पूछूंगा एक बात। अमजद परवेज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमजा शहबाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के वकील थे इसमें। यकीनी तौर पर मरीम नवाज शरीफ साहबा की एक्विटल के बाद आज एक और रिलीफ आपने अपने क्लाइंट को दिलवाया। ये तासुर ठीक है, ये सियासी मामलात और हैं, आप एक प्रोफेशनल वकील हैं। मुझे अगर हमारे व्यूअर की आसानी के लिए सिर्फ इख्तिसार से मुझे ये बता दीजिए कि इस केस में एक्विटल मेरिट पर हुआ, ठीक है, आप अपने क्लाइंट के लिए यही कहेंगे, लेकिन FIA क्या साबित नहीं कर पाया? क्योंकि यहाँ तो बताया गया कि 25,000 सफ़ात हैं, 50 वॉल्यूम्स हैं, और एक बहुत बड़ा पेपर ट्रेल है, 17,000 ट्रांजैक्शंस हैं, तो फिर क्यों साबित नहीं हो सकी मनी लॉन्ड्रिंग? देखिए सर, गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो ये बात रिकॉर्ड पे है कि किसी भी इस केस में जो तफ्तीश थी ना जी, उसकी तकमील साबका दौरे हुकूमत में हुई थी, और उस तफ्तीश की तकमील साबका दौरे हुकूमत ने डॉक्टर रिजवान मरहूम और दीगर FIA के जो ऑफिशियल्स थे, और जिनके सबसे ऊपर जो है उस वक्त के जो मशीर दाखिला थे जनाब शहजाद अकबर साहब, उनकी जेरे निगरानी उस टीम ने इस केस की तफ्तीश मुकम्मल की थी जब PTI का दौरे हुकूमत था। उस टीम ने जो चालान बना के, जिसे हम 173 की रिपोर्ट कहते हैं, वो जो कोर्ट में पेश की, उसके साथ उसने 66 विटनेसेस
की एक लिस्ट लगाई और 24 विटनेसेस की एक लिस्ट लगाई और उसके साथ वो जो वॉल्यूम्स आप फरमा रहे हैं जी, दस्तावेजी सबूत लगाए। ठीक। पहली बात तो यह है कि वो तफ्तीश जो थी उसका दौरानिया को 1.5 साल का अर्सा रहा। 14 माह के बाद उस केस में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट की, जो कानून कहता है कि 14 दिन में मुकम्मल होनी चाहिए, या चालान जो है वो 14 दिन के अंदर अंदर मुतलका कोर्ट में जमा कराना चाहिए किसी भी तफ्तीशी इदारे को। ठीक। उस केस में 14 दिन की बजाय 14 माह के बाद जब तफ्तीश मुकम्मल की गई, और वो भी कोर्ट की बारहा डायरेक्शन के बाद, जब एफआईए के पास कोई और चारा ना रहा और कोर्ट उनको कंटेम्प्ट का नोटिस देने वाली थी, उस स्टेज पे जाके उन्होंने अपनी वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट में इन स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस के साथ और दस्तावेजात के साथ जमा करा। ये किस तारीख को जमा कराई सर? ये सर बात है जनवरी 2022 की। अच्छा, जनवरी 2022। ठीक। जनवरी 2022 में एफआईआर जो है वो है अगस्त 2021 की। ठीक। 2019 की 20 की सॉरी। ठीक। अगस्त 2020 की एफआईआर का जो चालान है वो 14 माह के बाद अदालत में जमा होता है, और इस चालान को जो मुरतब करता है, इस चालान की रिपोर्ट को जो लिखता है और इसके साथ जो शवाहिद लगाता है, वो एक ऐसी टीम है जो उस वक्त की हुकूमत ने अपनी मर्जी से तश्कील दी थी। ठीक। अब 265 के में हमने अदालत से सिर्फ ये इस्तदा करनी होती है कि इस चालान के साथ जितने भी गवाहों के बयानात लगे हुए हैं उन गवाहों के बयानात को मनोअन दुरुस्त तस्लीम कर लें। ठीक। जितनी दस्तावेजात हैं उनको भी मनोअन दुरुस्त तस्लीम कर लें, तो भी इस केस में किसी को सजा नहीं हो सकती। ठीक। ये वो लिटमस टेस्ट है जो अगर आप पास करें तो आपको बरियत मिल सकती है, अदरवाइज आपको बरियत नहीं मिल सकती। ठीक। अच्छा, अब हमने कोर्ट में मीडिया के सामने वो 66 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस पढ़े। उन 66 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस में से किसी ने किकबैक, कमीशन, रिश्वत और किसी और जुर्म की तरफ इशारा नहीं किया, बल्कि उन 66 विटनेसेस ने ये कहा हुआ है अपने बयानात में जी कि हम बिजनेस नॉर्म है कि हम बाज़ दफा थर्ड पार्टीज के नाम पे भी चेक दे देते हैं। ठीक है। हमसे जिसने पैसे लेने होते हैं वो हमें कहता है जी कि आप ये चेक फलां शख्स के नाम का काट दें। तो हम बिजनेस करने वाले लोग हैं, हमने बिजनेस में रूटीन में इन ड्यू को, और ये वो बयान है जो पिछली तफ्तीशी टीम ने लिखे थे। इसमें कोई बयान भी ऐसा नहीं है जो रिजीम चेंज के बाद जो है वो कलम बंद किया गया हो। ठीक है। किसी विटनेस ने, किसी गवाह ने अपना बयान तब्दील किया और वो मकसूद चपड़ासी साहब जिनका इंतकाल हो गया था, कहा जाता है कि वो बड़े पुरस्कार हालात में उनका इंतकाल हुआ, और बल्कि पारीकन साहब ने तो तकरीबन मुकदमा ही बना दिया है कि जी उनको भी शायद कत्ल करवाया गया। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीटीआई हमारे बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि नहीं वो बड़े प्राइम विटनेस थे, उनको फारिग करवा दिया, यानी कि उनको कत्ल करवा दिया गया, उनको मंजरनामे से हटा दिया। अगर वो हयात होते तो फिर तो सजा पक्की थी। ये मेरा ख्याल है कि मकसूद चपड़ासी के बारे में ये किसी का सियासी बयानिया हो सकता है, मैं तो कानून का तालिब इल्म हूँ जी। तुरफा तमाशा ये है कि मकसूद चपड़ासी के बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस थ्रू ट्रांसफर हैं, बैंक ट्रांसफर हैं, उसमें कैश नहीं जमा हुआ। अच्छा। जो बैंक ट्रांसफर होती है उसका ओरिजिन ट्रेस करना कोई इशू नहीं होता किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए, कि आपको पता होता है कि ये मनी ट्रेल कहाँ से आया है। बहुत शुक्रिया अमजद परवेज साहब, आपने वक्त दिया, क्योंकि मैं चाह रहा था कानूनी मामला उसके अंदर भी थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। जुबैर साहब, ठीक है, आप इसे कहें कि ये फेयर है, अमजद परवेज साहब का अपना मौक़िफ़ है, उन्होंने अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलवाया, लेकिन इमरान खान साहब की, मरीम नवाज शरीफ साहबा का एक्विटल होता है, उनकी वही बात है और लोग उस बात को फिर मानते भी हैं। आज अगर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब को मिला है तो बस यही है, आप लोग एनआरओ चाह रहे थे, हुकूमत में आके अपने केसेस ख़त्म कराने थे, आपको एनआरओ मिल गया है। अब वो 2 है या 3 एनआरओ है, कौन सा है, मिल गया। देखिए, मेरा ख्याल है वो तो इमरान खान का तो बयानिया वो चेंज नहीं होगा, वो तो एनआरओ ही कहेंगे, जो भी उनकी मर्जी है कहेंगे जी। बट प्रॉब्लम ये है कि हमने जो इंसाफ हासिल किया है वो कोर्ट्स से किया है, और आपने ख़ुद भी अपने बयानिए में शुरू में जो कहा था वो बहुत क्लैरिटी से कहा था कि जी जब तक कोई चीज़ ऐसी ना हो जिससे जज ये फील कर सके कि जी आइंदा आने वाले दिनों में या महीनों या सालों में इसका कोई नतीजा निकलेगा, तो उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो उस केस को ख़त्म करते इन फेवर ऑफ दोज हु हैव बीन अक्यूज्ड। दूसरी बात ये कि मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा आपको भी और आपके नाजरीन को भी
कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग का लंदन में भी केस चला था। वो जो दुरानिया था, उसको जो इन्वेस्टिगेशन थी वो 20 साल था और उसमें 3 ममालिक शामिल थे, पाकिस्तान, UAE और UK। उन 3 ममालिक के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years द कोर्ट हेल्ड कि जी कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। अच्छा, उस वक़्त मैं सिर्फ ये निशानदेही कर दूं कि आपको याद होगा कि उस वक़्त इमरान खान की हुकूमत थी, तो हमने जब ये कहा कि जी उनको तो क्लीन चिट लंदन से मिल गई है, लंदन कोर्ट से, तो इन्होंने कहा जी हम फ्रीक नहीं थे उसमें। पहला सवाल तो ये था कि आप क्यों नहीं फ्रीक थे भाई? आपका तो नंबर 1 एनिमी ये पॉलिटिकल ओपोनेंट ही शहबाज शरीफ थे। अक्टूबर 2018 में जैसे ही आप आए हुकूमत में, आपने अरेस्ट कर लिया। आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। लंदन में अगर केस चल रहा था तो पहली बात ये थी कि आप क्यों नहीं फ्रीक थे? वो झूठ था, ये बिल्कुल फ्रीक बने थे। इन्होंने प्रोवाइड की थी सारी इंफॉर्मेशन कि जी जो भी इनके पास थी शहजाद अकबर साहब ने कि जी ये है जिसके बेसिस पर मनी लॉन्ड्रिंग। और सबसे बड़ी बात ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग के प्रूव होने के लिए पहले तो ये क्या शहबाज शरीफ पर कोई करप्शन का केस कन्विक्शन हुई क्या, टैक्स एवेजन के हवाले से, मिस यूज़ ऑफ ऑफिस के हवाले से, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें ये पता चले कि करप्शन वाज इन्वॉल्व? तो जब करप्शन ही नहीं हुई तो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से हुई? ये सिर्फ ये जो कहते हैं ना कि बाहर से पैसे आए थे, ये कभी आपने सुना है कि इन्होंने कहा यहाँ से पैसे गए थे? भाई यहाँ से पैसे जाने का तो स्टेट बैंक के पास सवाल है। और सबसे बड़ी बात मुनीब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3.5 साल थे ना इनके पास। 3.5 साल में कुछ कर लेते। अब 3.5 साल गुजरने के बाद कहते हैं कि जी हमारे ऊपर सारी बंदूकें डाल दी हैं कि जी हमने ये NRO ले नहीं, बट वो उन्होंने कह दिया ना कि मेरे पास तो इख्तियार ही कोई नहीं था, मैं करने लगता था। तो शहबाज शरीफ साहब को प्रोटेक्शन थी, और प्रोटेक्शन वो जाहिर बात है इख्तियार था किसके पास? तो भाई एस्टैब्लिशमेंट की प्रोटेक्शन थी, तो या तो उनका उस दौर के बयानात को माना चाहे इमरान खान के या आज के। उस वक्त तो कहते थे कि जी मेरे पास पूरे इख्तियारात है, बल्कि ये तक कहा था हुकूमत में आने से पहले कि अगर एजेंसीज मुझे इख्तियार नहीं देंगी, फौज मुझे इख्तियार नहीं देंगी, तो मैं या तो उनको फारिग कर दूंगा या छोड़ के बाद आ जाऊंगा। बिल्कुल ठीक। तो उनका कौन सा बयानिया इलेक्शन में जीतने से? ठीक। अच्छा, एक मुख्तसर सा वक्फा, मैं साफी साहब के पास और बड़ी साहब के पास आ रहा हूँ ताकि वो बगैर तातुल के अपनी गुफ्तगू कर सकें, और उस गुफ्तगू का आपको इंतज़ार करना चाहिए। एक ब्रेक के बाद बस आते हैं। साफी साहब, सादा सा सवाल है सर, ये हुकूमत में आए थे और इमरान खान साहब ने ये कहा था ये अपने केस माफ़ कराने आए हैं और इनको NRO मिलेगा, और ये NRO मिल रहा है सर। फिर पहले मरियम बीबी एक्विट हो जाती हैं, अब शहबाज साहब एक्विट हो जाते हैं, उनके साहबजादे हो जाते हैं। ये NRO का हिस्सा है, कोई डील शील का हिस्सा है सर? एक तो अब फिर आप शिकवा करते हैं कि हम आपके शो में नहीं आते जी। अब देखिए मामला है शहबाज शरीफ साहब का जी, आपने तर्जुमान बुलाया हुआ है मरियम नवाज शरीफ साहबा का। तो अच्छा। ये कितना कुल तजाद है। होना चाहिए था कि आप शहबाज शरीफ साहब के तर्जुमान को बुला लें। वो ढूंढना पड़ेगा मुझे शहबाज साहब के तर्जुमान कौन है। अच्छा, जुबैर उमर साहब से ज्यादती हमारे भाई से के तीनों तर्जमानियां उनसे। अच्छा, और दूसरा आप जो है ना, अभी हम बैठे भी नहीं हैं और आप साजिश कर रहे हैं कि मुझे और इरशाद भट्टी साहब को लड़ाएं, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं, ठीक है? और इतने थोड़े से टाइम में तो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। और इतने थोड़े से टाइम में बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए, मैं असल मामला ये है, NRO मिला है नहीं मिला है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, जो अलमिया है वो ये है कि ये जो इमरानी प्रोजेक्ट था ना, वैसे पाकिस्तान में तो जब से बना है तो पाकिस्तान में इसी तरह के प्रोजेक्ट और तजर्बे होते रहे जी। इसकी बहुत भारी कीमत इस रियासत के इदारों ने पे की है, और ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट था। पहले उनको लीडर बनाना, फिर वज़ीर आज़म बनाना जी। उसके लिए जुडिशरी को ख़राब किया गया, उसकी रही सही साख भी नहीं रही, मैनिपुलेट किया गया। उसके लिए मीडिया को इतना डिस्क्रेडिट किया गया कि अब हम ये वैसे लगे रहते हैं, लेकिन मीडिया की वो क्रेडिबिलिटी कतन नहीं रही। फिर इस प्रोजेक्ट के लिए
नेब जैसा इदारा तो खैर वो मुशर्रफ साहब के दौर से मैं कह रहा था कि पाकिस्तान में इस तरह का इदारा होना नहीं चाहिए, और वो जो चेयरमैन नेब थे ये आखिरी, वो तो सबसे ज़्यादा ख़ुद काबिल एहतसाब थे, और मैं कहता हूँ कि वो इसमें इस्लाह नहीं हो सकता। उस नेब को जितना बदनाम किया गया है, जितना मिसयूज़ किया गया है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो मेरे ख़्याल में उसमें इस्लाह की कोई गुंजाइश नहीं है। इसको मुकम्मल ख़त्म करना चाहिए। और फिर जब अल्टीमेटली मामला उसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आना है, तो फिर इस तरह के ब्लैकमेलिंग के इदारों की क्या ज़रूरत है। तो बहरहाल वो जो कुछ हुआ, और फिर इमरान खान साहब ने जिस तरीके से इन सब चीज़ों को इस्तेमाल किया, तो उसके नतीजे में बदकिस्मती ये है कि अब अगर किसी ने चोरी की हो और आप उसको चोर कहें तो लोग उस पर भी यकीन नहीं करते, और अगर कोई अदालत से बरी हो जाए तो लोग उस पर भी यकीन नहीं करते। और ये बहुत बड़ा अलमिया है कि कौम को अपनी रियासत के इदारों पे और उसके मुख्तलिफ आर्गन्स पे यकीन ना रहे। बाकी जहाँ तक ये मामलात है, इतना हम जानते हैं कि जो हमारी सियासी क़यादत है, बहसीत मजमूई में बात कर रहा हूँ जी, वो अपने आप को मासूम साबित नहीं कर सके हैं। उनके मामलात में गड़बड़ है, लेकिन किसी क्रेडिबल तरीके से किसी को आज तक मुजरिम भी साबित नहीं किया जा सका। और फिर ये कि वक्त के साथ साथ किसी वक्त बहुत सख्त पैमाने नवाज शरीफ और जरदारी वगैरह के लिए मुकर्रर किए जाते हैं और इमरान खान साहब एक्सक्लूडेड होते हैं। किसी वक्त में पीपल्स पार्टी के लिए सख्त पैमाने होते हैं, मुस्लिम लीग नून एक्सक्लूडेड होती है। ये बहुत बड़ा अलमिया है, इसलिए हमारे निज़ाम पे लोगों को यकीन बाकी नहीं रहा। तो ठीक है, हमारे टॉक शोज़ के लिए मौजू बन जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में तरह की चीज़ों से ना कोई पवित्र बन जाता है, ना किसी को कोई चोर समझता है। अच्छा भट्टी साहब, ये ठीक है तासुर अपनी जगह, लेकिन आज इमरान खान साहब ने, आपने सुन ही लिया होगा कि इमरान खान साहब ने कहा कि अब जैसे इस केस को ही ले लीजिए, उन्होंने कहा जी प्रोटेक्शन हासिल थी और हम तो करते थे, वो केस नहीं लगता था, वो नहीं होता था, मामला आगे नहीं जाता था। तो ज़रा आप तो बहुत सारी चीज़ों के गवाह भी हैं, बहुत कुछ आपने देखा भी, ज़रा मुझे बताएं इन गुनहगार आंखों ने क्या देखा कि शहबाज शरीफ साहब को कैसी प्रोटेक्शन हासिल थी, और क्या वाकई उनको ऐसी प्रोटेक्शन थी कि उनके खिलाफ केस नहीं आगे बढ़ा? आपको क्या पता है कि भट्टी साहब की आंखें गुनाहगार है? नहीं, वो कहे बगैर, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में गोज विदाउट सेइंग। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मेरे मफामत के कायद और मेरे महबूब कायद के छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब, वो कहते हैं ना कि मैं इलेक्शन से 1 महीना पहले वज़ीर आज़म बन चुका था और मेरी काबीना के नाम भी फाइनल हो चुके थे। तो ये तो यहीं ख़त्म करें। दूसरी बात यह है कि भाईजान, दामन भी साफ़ है, ख़जाना भी साफ़ है, मुल्क लूट के लेगी सबा इजी लोड वाली। अच्छा। सब सच्चे हैं, कोई झूठा नहीं है। बात यह है कि ये वो केस है जिसके वो कहते हैं 7,000 वॉल्यूम्स हैं, 7 वॉल्यूम्स हैं, 4,000 सफ़ात हैं, 17,000 ट्रांजैक्शंस हैं, 100 से ज़्यादा गवाह हैं। हाउस ऑफ शरीफ, यानी मतलब हाउस ऑफ शहबाज शरीफ, ये इस केस के बारे में जब हम मुस्लिम लीग वालों से भी पूछते थे, जब मुस्लिम लीग के वकला से भी पूछते थे, जब हम वो सहाफ़ी जो इस समझते थे कि हाउस ऑफ शरीफ के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, उनसे भी पूछते थे, वो कहते थे जरदारी साहब का जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस और ये जो टीटी वाला केस है, ये तो दुनिया के किसी मुल्क में ले जाएं तो सज़ा ही सज़ा है। ठीक है, आप यानी आप देखें ना, आप अंदाज़ा करें कि किस, आप मिसाल के तौर पे आप ये समझ लें कि ये सारे केस सियासी थे, ये भी समझ लें कि ये सारा सियासी इंतकाम लिया जा रहा था। ये बड़े पवित्र थे, साफ थे और बड़े सीधे नेक और रास्तबाज थे। तो जिस तरह से ये पिछले 5 महीनों में जो इस फिल्म चली है, उस फिल्म के बाद कोई भी जिसमें रत्ती भर भी अकल होगा वो समझेगा कि ये सही हो रहा है सारा कुछ। यानी आते ही ये जो आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ प्रोग्राम चला, EVM ख़त्म, नैब ख़त्म, नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट
मरियम साहबा को पासपोर्ट, और लंदन इसहाक डार साहब वज़ीर आज़म के तैयारे में यहाँ और आकर वजारत ख़जाना और नवाज मतलब बड़ी साहब आपने दिल पे हाथ रख के कहे ना ये एनआरओ मिल गया, फिर मतलब यही आपके कहने का मकसद तो यही है, फिर यही समझ आता है। नहीं, अब मैं आपसे डिफर करता हूं, ये एनआरओ 2 नहीं है, ये एनआरओ 1 है। अच्छा, ये 1, ये नंबर 1 एनआरओ है जो खुद को खुद लोगों ने दिया। अच्छा, ये वो एनआरओ है जो वक्त साबित करेगा कि इन्होंने, इमरान खान साहब कहते थे ना कि यार ये मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं, तो हम सारे बैठ पूछते थे, ओ भाई आपसे कौन एनआरओ मांग रहा है, आपके पास है क्या जिससे एनआरओ मांगे। तो मैंने 2-3 टीवी चैनल्स में रजू किया इमरान खान साहब से और उनसे माफी मांगी, माजरत की कि वाकई आप ठीक कह रहे थे। एनआरओ की एक ये भी शक्ल है कि आप आए, कानून बदलें, नैब खत्म करें और खुद को रिलीफ दें। एफआईए में तो कुछ नहीं बदला गया ना। बड़ी साहब मुझे जरा ये बता दें, इमरान खान साहब का ये गिला कि मेरा तो चलता ही नहीं था, मेरा तो चलता ही नहीं था। सर ना करें, नहीं इधर ही रुके। इमरान खान साहब पे कल भी डिस्कस करें, इधर ही रुके। एफआईए में कुछ नहीं बदला गया। कौन सा कानून बदला गया? बात करते हैं आप सर, आप अंदाजा करें कि 27 किलोमीटर की हुकूमत आज का सरबराह कौन है? शहबाज शरीफ। डीजी एफआईए किसने लगाया है? उन्होंने। और बाकी तफ्तीशी या रिकॉर्ड बदला है नहीं बदला, मैं और आप नहीं जानते। दूसरी बात है कि इस केस में कितने गवाहों को बुलाया गया? वैसे मेरी बात सुने, वैसे कौन लगाता है? वैसे कौन लगाता है डीजी एफआईए? या वो किसके तहत आप बता रहे थे, कौन नहीं अभी आप बता रहे थे बशीर मेमन साहब पे कितना प्रेशर था, आप खुद ही बता रहे थे कि उस पर आर्टिकल 6 लगा दो, उसको अंदर कर दो, उसको बाहर कर दो, और आजम खान ने ये किया, फलां ने ये किया। तो ये प्रेशर क्या आज नहीं होगा? मतलब आज क्या सारे बिल्कुल उन्होंने कहा होगा ऑन द ट्रैक चले। अच्छा, दूसरी बात एक और बात सुनिए कि 300 मरतबा जो रकमें मुबैना तौर पर आई गई, वो मंजूर पापड़ फरोश, वो महबूब फेरी वाला, वो अल्लाह मगफरत करे मकसूद चपड़ासी जो था, उसके जो 4 से 7 अरब आए गए थे, ये कौन लोग थे यार? और हाउस खाना थे, अहले खाना थे जिनके अकाउंट में आए, जो हाउस वाइफ थे, जो घर के। बड़ी साहब एक बात थोड़ी सी समझने वाली भी है ना कि ये मुकदमा या ये जो कुछ भी था, ये किसी घर डिसाइड तो नहीं हुआ ना, हुआ तो अदालत के सामने ही है। तो आपको लगता है कि इतना सब कुछ इतना ब्लेटेंट हो गया कि एफआईए भी दौड़ गई और उन्होंने शवाहिद भी इधर उधर कर दिए होंगे मुमकिन तौर पे, अगर ये एक्विटल हुआ है तो आपको दाल नहीं बल्कि पूरी दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली नजर आ रही है? भाईजान, आप आज तक आप कह रहे होते हैं ओ नवाज शरीफ साहब पे कितना जुल्म हो गया, अकामा पे उनको फारग कर दिया गया। कहते हैं ना कि नहीं कहते? हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि ये फैसला ठीक नहीं है, हालांकि 2 जजेस एवनफील्ड पे गए थे, 3 अकामा पे गए थे, लेकिन कहते हैं कि नहीं कहते? इसी तरह आप कहते हैं कि नहीं कहते कि वो मरियम नवाज साहबा को गलत सजा हो गई, कैप्टन सफदर साहब को गलत हो गई, तो वो भी तो अदालतों ने दी थी। तो आप ये मत कहें कि सारे अदालतों का एहतराम अपनी जगह, मेरी अदालत ने उनको बरी किया, ठीक है, लेकिन मैं फैसले पे तो मतलब आप ये कह रहे हैं, आप कलमा हक बुलंद कर रहे हैं कि ये फैसला गलत है और इसमें आइन और कानून की जो है वो पानी की गई। मैं ज़रा वापस आऊँगा एक ब्रेक के बाद और जनाब ज़ुबैर साहब से पूछेंगे, बल्कि उन्हें बताएंगे, और भट्टी साहब को उन्होंने सुन लिया होगा, और अब ज़ुबैर साहब बताएंगे कि कैसे आइन और कानून की यहाँ पर पासदारी हुई है। एनआरओ मिला है, भट्टी साहब ने कह दिया तो मिला है। एक ब्रेक के बाद ज़ुबैर साहब, भट्टी साहब ने कह दिया तो फिर तो मामला ख़त्म हो जाता है, और वो कहते हैं ये नया तर्ज का एनआरओ है, ये आप लोगों ने अपने आप को खुद दिया है। और अगर बशीर मेमन साहब पर दबाव हो सकता है तो क्या आज के डीजी एफआईए और पूरी एफआईए के ऊपर दबाव नहीं होगा? मतलब इतना तो ना आप सारों को बेवकूफ़ बनाए ना, कहने का मकसद ये था भट्टी साहब का। तो अच्छा, मेरा ख्याल है भट्टी साहब ने एक चीज़ का जवाब ज़रूर मैं चाहूँगा उनसे कि लंदन का जो हाई कोर्ट था उसमें किसका दबाव था? उसमें किसका दबाव था? शहबाज शरीफ का था, नवाज शरीफ का था? किसका दबाव था कि उन्होंने 20 साल के अरसे में की तहकीकात की और 3 कंट्रीज़ की तहकीकात की और उसके बाद क्लीन चिट दे दी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और किसी के हवाले से नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। और यहाँ से शहजाद अकबर वगैरह भारी भरकम सब सामान लेके भी गए थे। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल नैब लॉ चेंज होना था पाकिस्तान में। ये एक शख्स अगर मुझे बता दें, या इंडिपेंडेंट, आप छोड़ दें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आप कोई इंडिपेंडेंट
शख्स बता दें या फॉरेनर बता दें जो ये कहे कि नैब ज़बरदस्त इदारा था और वो ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा था। और सिर्फ ये पिछले 3.5-4 साल की बात नहीं है, मुझे आप बता दें कि 2000 से लेके 2022 तक नैब ने किस पॉलिटिकल लीडर से पैसा रिकवर किया था, किसकी कन्विक्शन करवाई थी। सो एक चीज़ तो बिल्कुल तय थी। और तीसरी चीज़, मैंने नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, हाई कोर्ट के जजेस ने नैब के बारे में क्लियर कट एक दफ़ा नहीं 50 दफ़ा ये लिखा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व हैं। शहबाज शरीफ के केस में जब उनको बेल हुई और उनको चैलेंज किया नैब ने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लें कि हमने पूरा देख लिया, इसमें करप्शन कहाँ है। भाई करप्शन होगी तो मनी लॉन्ड्रिंग होगी ना, करप्शन ही नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग शुरू हो गई। और यहां से हमेशा आपने सुना होगा कि अभी भी ये कह रहे थे फलाने के पास, पापड़ वाले के पास पैसे है, ये है मनी लॉन्ड्रिंग। प्लीज भट्टी साहब, उसका मतलब ये होता है कि यहां से पैसा बाहर गया है। बाहर से जो पाकिस्तान में पैसा आता है ना, वो बिल्कुल लीगलाइज्ड है। 1990 से एक कानून है जिसको मुशर्रफ साहब ने भी बरकरार रखा था, इमरान खान साहब ने भी बरकरार रखा था और आज तक भी है। और उसमें यह है कि जब बाहर से पैसा आता है तो यू जस्ट हैव टू डिक्लेयर के प्रोसीड्स फ्रॉम अब्रॉड। ये दिस इज लीगल, इस पर केस नहीं बनता। और अगर तो यहाँ से पैसा जाए वो मनी लॉन्ड्रिंग उस सूरत में है कि वो पैसा अगर क्राइम का पैसा है, अगर वो पैसा क्राइम से जुड़ा हुआ है तो फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग है। नहीं, एक तो एक उसमें दो चीजें, एक तो क्राइम करनी, उसके अलावा भी उसका जुर्म होता है कि अगर वो बैंकिंग सोर्सेज से नहीं जाए और इलीगल हवाले से जाए तो बिल्कुल आप पकड़ते हैं, आपको पकड़ना चाहिए, एक जुर्म है। ठीक है। पिछले 4 साल में जब से ये हमने सुनना शुरू किया है, कभी किसी ने ये बताया कि यहां से पैसा किया? सिर्फ ये बताते हैं किसी के अकाउंट में पैसे आए, इसके अलावा कुछ नहीं बताते। सो मेरा ख्याल है इसको उसी तनाजुर में देखना चाहिए। और 3.5 साल प्रोसिक्यूशन इमरान खान के अंडर थी, शहजाद अकबर के अंडर थी, उन्होंने अगर कुछ नहीं किया तो हमने नहीं उनको रोका था। अगर उनके हाथ बंधे हुए थे, जैसे इमरान खान साहब ने आज कहा है कि जी मैं तो कुछ फैसले नहीं कर सकता था, इनको बचाने के लिए कोई आ जाता था, तो फिर इमरान खान को उस गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। साफी साहब अभी आपने बता देना चाहिए कि मैं सर साफी साहब इख्तिसार से बताइएगा, आपने भी कहा प्रोजेक्ट इमरान खान, तो प्रोजेक्ट इमरान खान में क्या इमरान खान साहब के हाथ बंधे हुए थे कि शहबाज शरीफ साहब को ये नहीं करना, फलाने को ये नहीं करना? जरा बता दें। नहीं, एक तो ये है कि रियासती इदारों का जितना सपोर्ट इमरान खान को मिला उतना किसी को नहीं मिला। अगर नैब में कोई मसला था भी तो चेयरमैन नैब को फिर उन्होंने वो वीडियोस के ज़रिए ब्लैकमेल किया। और ये आज से हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उस वक्त से हम कह रहे हैं। और अगर वो इस तरह का कोई मामला होता तो वो अदालत में ले जाते हमें। फिर ये कि ख़ुद ये जो अभी आपने बशीर मेमन साहब वगैरह का मिसाल दी, फिर ये कि उन 3-4 सालों में ये तो हकीकत है कि FIA, पंजाब हुकूमत, फिर नैब, इस तरह की सारी चीज़ें इमरान खान की मुट्ठी में बंद रहे। ठीक है। और इमरान खान साहब तो ये तो उनके मामूल के काम होते हैं जो वज़ीर-ए-आज़म उनसे लेते हैं। इमरान खान साहब तो ख़ुद TV पे कहते रहे कि मेरे लिए असम्बली के अंदर बिल पास करवाने का काम भी स्टेट के इदारे या मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई करते थे जी। तो अगर इन सब के बावजूद भी वो साबित नहीं कर सके तो मेरे ख्याल में आज उनको इस मामले पे तनकीद करने का या गिला करने का कोई जवाज नहीं बनता। ठीक है। हाँ, अभी इमरान खान साहब उस प्रोसेस ने नहीं गुजरे। एक और बात मुनीब कि देखिए, ये क्रेडिबिलिटी वगैरह तो नहीं रही, तो अब हमारे पास एक और पैमाना है कि कौन मैदान में खड़े होकर फेस करता है और कौन भाग जाता है। ये शहजाद अकबर जिसने दूसरों का एहतिसाब करना था और जिसको इमरान खान साहब ने अपने बाद सबसे ज़्यादा इख्तियारात दिए हुए थे, आज वो क्यों पाकिस्तान नहीं आ रहा है? ठीक है। तो एक इस हवाले से भी हमें देखना चाहिए कि भाई आपने तो दूसरों का लाना था, आप खुद आप आके एहतिसाब का वो नहीं कर रहे। और ये जो एहतिसाब कानून में तब्दीली हुई है ना, ये इस हुकूमत ने बड़ा जुल्म किया है और सबसे ज़्यादा एहसान उन्होंने किया है इमरान खान पे। जिस तरह पी का तरमीम आर्डिनेंस के बारे में चीफ जस्टिस अतर मिदल्ला ने कहा था इमरान खान को मुंह पे कि अगर वो ऑर्डिनेंस बहाल होता तो आज आपकी पूरी पार्टी अंदर होती। बिल्कुल ठीक। तो अगर नैब कानून में ये तब्दीली ना करते
तो आज पीटीआई की सारी क़यादत हुकूमत अंदर कर सकती थी, क्योंकि उसमें तो ये था कि पहले आप बंदे को चोर कह दे, अंदर कर लें, हाँ बिल्कुल, 90 दिनों का रिमांड ले लें और वो अपने आप को फिर करते रहे। तो ये मेरे ख्याल में उन्होंने पीटीआई के साथ एहसान किया है। ठीक। अच्छा बड़ी साहब, सर माजरत के साथ बहुत कम वक्त रह गया, बल्कि ख़त्म हुआ है ये। आप लोग हर कोई ये कहता रहा, हाफिज साहब भी कहते रहे कि ये मिसाली 1 पेज था। तो अजीब बात है कि आज इमरान खान साहब को लगता है कि नहीं, बल्कि वो जो उनकी बातों से असर रहता है कि कोई 1 पेज कभी था ही नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी। उस वक्त इमरान खान साहब कहते हैं सारे फैसले मेरी मर्जी से होते हैं, आज वो कहते हैं मेरे पास कुछ था ही नहीं। भाईजान, मेरे प्यारे ज़ुबैर उमर साहब ने कहा है कि नैब को ख़त्म होना चाहिए। इस तरह तो FIA पे भी बड़े एतराज़ात हैं, ख़त्म कर दें, पुलिस भी ख़त्म कर दें, मेरे भी एतराज़ात हैं, रेलवे PIA स्टील मिल भी खसारे में ख़त्म कर दें। दूसरी बात यह है कि शुक्र है, यानी एक ज़ुबैर साहब पेंट हाउस बैरी कज़ाक भी कहा था किसी ने लंदन में, उस पर भी एक केस करें और वहाँ से भी एक लेके आ जाए बरीयत। और आखिरी बात ज़ुबैर साहब, सवाल आपसे एक पूछा गया था कि एवन फील्ड पैसे कमाए कैसे, भिजवाए कैसे, आए कैसे पैसे, वो सवाल का जवाब दे दें। आप हैं ही बरी सारे के सारे। नवाज शरीफ साहब ने कहा ये है वो ज़राए, हसन ने कहा मैं किराएदार हूँ, मरियम ने कहा मेरी कोई जायदाद ही नहीं है, हुसैन ने कहा फैक्ट्री बेची थी, कतरी खात ने कहा था कि ये मोहम्मद शरीफ साहब की है इन्वेस्टमेंट। अब आप इनमें से अगले प्रोग्राम में मुझे बताइएगा ठीक हो गया कौन सा। मैं आपको बड़ी साहब हो गया, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब एक्विटल का फैसला आएगा मरियम नवाज शरीफ का, वो ज़रूर पढ़िएगा। फिर जब अल अज़ीज़िया का जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है वो ज़रूर पढ़े गौर से, और फिर जब उसके ऊपर अपील जाएगी और उसके जब फैसले आएंगे तो वो भी ज़रूर पढ़िएगा। शायद उधर से ही आपके सवालात के जवाबात मिल जाए। प्रोग्राम आपने देखा नहीं, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।